हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। अब आप लोगों का तो एग्ज़ाम बस आने ही वाला है। तो बच्चों, आप आशा है कि खूब मेहनत से पढ़ते होंगे, खूब मेहनत करते रहें। जितना आप इधर मेहनत कर ले जाएंगे उसका परिणाम आपको एग्ज़ाम में दिखाई देगा। बच्चों, आज आपका जो वीडियो है कक्षा 10 का वीडियो है। विज्ञान के जो पाठ है अम्ल क्षारक एवं लवण से लिया गया है। अम्ल क्षार एवं लवण से आपका टॉपिक उठा है, लिया गया है। तो कक्षा 10 के विज्ञान का अम्ल क्षार एवं लवण क्या होता है, इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो देखिए बच्चों, अम्ल क्या होता है। आज पहली हेडिंग है अम्ल। कौन सी हेडिंग है आज? अम्ल। अम्ल इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। अम्ल है ये। अम्ल जो इससे पहले हम सब जानते थे, प्राचीन काल में अम्ल को केवल एक खट्टा पदार्थ माना जाता था कि जो पदार्थ खट्टापन के लिए कारक है, जो भोजन में खट्टापन होता है वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अर्थात प्राचीन कालों से हम पदार्थों को या विलयनों को अम्ल, क्षार और लवण में विभाजित करते चले आए हैं। ये अपनी रासायनिक प्रकृति के अनुसार अम्ल, क्षार और लवणों में विभाजित होता है। तो यहाँ पर आपको सामान्यतः जानना है कि अम्ल क्या है। तो पहला पॉइंट बनता है कि अम्ल क्या है। तो अम्ल जो खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उनको आप अम्ल कहते हैं। ठीक है। इससे पहले प्राचीन काल में आपको कुछ अम्ल के बारे में जानकारी थी, जैसे इमली का खट्टा होना, टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है इमली में, सिरका में। तो जो ये खट्टापन है उसी को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, कहते थे। ठीक है। लेकिन 1884 में आर्हीनियस जब वैज्ञानिक आए तो आर्हीनियस ने विलेन के आयन के अनुसार उन्होंने बताया कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है। इससे पहले तो आप केवल अम्ल को लिटमस पेपर और उसके स्वाद के अनुसार जाना जाता था कि अम्ल क्या है। ठीक है। तो आर्हीनियस ने बताया। अब आप कौन लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो खट्टापन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो खट्टे पदार्थ यानी अम्ल खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः अम्ल खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। ये पहला पॉइंट आपने क्या कि सामान्यतः अम्ल खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों देखिए, इस अम्ल और क्षार से पाठ से एक क्वेश्चन है, एक शब्द आया अभी, लिटमस पेपर। ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है। आज इस वीडियो में आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर जो अम्ल और क्षार की पहचान में सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर किसका बनाया जाता है? क्वेश्चन है आपका, लिटमस पेपर किसका बनाया जाता है? किसका बनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आता है
तो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप बताइएगा। अगर नहीं जानते तो मैं उत्तर बता दूंगा, लेकिन आपको ये बताना है कि लिटमस पेपर किसका बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो जब आर्हेनियस ने 1884 में उसके आयन के अनुसार में अम्ल और क्षार की परिभाषा दी, तो वो अम्ल और क्षार की परिभाषा किस तरह से है उसको सर्वथा मान्य किया गया। तो अम्ल और क्षार के बारे में अब आर्हेनियस के अनुसार पढ़ेंगे। तो लिखिए, आर्हेनियस ने 1884 कब? आर्हेनियस ने 1884 में आयन के अनुसार बताया कि अम्ल और क्षार कैसे होते हैं। ठीक है, जब आर्हेनियस ने प्रयोग करके देखा तो उन्होंने बताया कि किस तरह से अम्ल और क्षार आपस में भिन्न होते हैं। तो उन्होंने आयन सिद्धांत के आधार पर बताया 1884 में। आर्हेनियस ने 1884 में आर्हेनियस ने आयन सिद्धांत के अनुसार बताया कि क्या बताया कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, बताया कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के या घुल करके H+ आयन देते हैं और H+ आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो बताया आर्हेनियस 1884 में सिद्धांत के अनुसार बताया कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन, कौन सा आयन? H+ आयन देते हैं तथा अन्य कोई धनायन नहीं देते। नहीं बनाते अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस आयन सिद्धांत के अनुसार बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर के H+ आयन देते हैं तथा अन्य कोई धनायन नहीं बनाते, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये अम्ल क्या है कि ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलीन होकर के आयनित होकर के H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे HCl जब यह क्रिया करेगा तो H+ Cl। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह जब डिजॉल्व होगा तो H+ आयन देता है। देखिए H+ आयन देता है और इससे अलावा तो कोई आयन दिया नहीं धनायन। तो बताया गया कि वे पदार्थ
जो जलीय विलयन में आयनित होकर के H+ आयन देते हैं। तो ये आपका H+ आयन हो गया ना। तो H+ आयन जो है आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या सूचक करता है, यह सूचक करता है कि ये आपका अम्ल है। अगला देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये क्या करता है, तो ये भी H+ तथा NO3 ये आयन देता है। तो ये इस प्रकार के जो आपके विलयन होते हैं, इस तरह के जो आपके पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, समझिए पे याद, इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट करो। लिखा, चलो बेटा। अब देखिए जो H+ आयन है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यह जल से क्रिया करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एक पॉइंट आप यहां पर लिखें, हाइड्रोजन ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो H+ आयन निकलता है, ये आपका हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रह सकता। तथा यह जल के साथ जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लें कि हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रह सकता तथा ये जल के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ये जल के साथ में, मतलब ये जलीय विलयन में अकेले नहीं रह सकता है। क्या बनाता है, H3O+, ये है आपका हाइड्रोनियम आयन, ये जल के साथ में क्रिया करके H3O+ बना देता है। ठीक है, चलिए नोट करो कैसे बनाता है। देखिए H प्लस H2, ठीक है, तो ये क्रिया करेगा तो एक H यहाँ तो बनेगा H3O+, H3O+ तो हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में नहीं रह सकता, या H2 के साथ में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्लियर, अब देखिए, अब क्या एक परिभाषा और आई कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और बन गया। देखिए अम्ल वह पदार्थ हैं, अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल से क्रिया कर H3O+ आयन बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं।
ठीक है बच्चों। तो वह पदार्थ जो जल से क्रिया कर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब अगली हेडिंग है अम्ल की क्षारकता। अगली हेडिंग है आपकी अम्ल की क्षारकता। नोट कर लो जल्दी से। अम्ल की क्षारकता। एसिडिटी ऑफ एसिड इसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखिए जो बेसिसिटी है यानी जो अम्ल की क्षारकता है यह हाइड्रोजन परमाणु पर डिपेंड होती है। अम्ल के एक अणु में प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु जितने ही उपस्थित होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? हाइड्रोजन अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ठीक है बच्चों। जो अम्ल है यानी अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन की मात्रा यहां पर डिपेंड करती है कि उस अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। अगर जितनी भी मात्रा हाइड्रोजन की इस अम्ल में उपस्थित होती है उसी के आधार पर यह अम्ल की क्षारकता निर्धारित होती है। क्लियर बच्चों। तो अब आपको यहां पर यह जानना है कि अम्ल की जो क्षारकता होती है वह अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर डिपेंड करती है कि एक अम्ल में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं। अगर एक परमाणु है तो अगर एक विस्थापनीय परमाणु है तो एक क्षारकीय हो जाएगा। अगर दो हाइड्रोजन परमाणु है तो दो क्षारकीय परमाणु हो जाए तो दो क्षारकीय अम्ल हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन मतलब एक अम्ल में 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो त्रिक्षारकता हो जाएगी। ठीक है। तो इसके अनुसार आप अम्ल की निर्धारण को कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लिखें अम्ल के एक अणु में अम्ल के क्या बताया गया? अम्ल के एक अणु में अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। ठीक है। अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। क्लियर बच्चों। जैसे यहां पर आपसे कहा जाए HCl, जैसे
Cl। तो जो यहाँ पर H की मात्रा कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, एक अम्ल क्षारक, इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, एक क्षारकता हो जाएगी। यानी इसकी जो, इसमें आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1, ठीक है, तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, एक क्षारकता। अगर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अम्ल में 2 है, जैसे ये एक क्षारकता इसकी है, एक क्षारकता। जैसे मान लिया आपका H2SO4 है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 ही है, तो ये हो जाएगा 2 क्षारकता। समझ पा रहे हैं? अर्थात जितने भी हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या को ही उसका एक क्षारकी, 2 क्षारकी, है ना, एक क्षारकता या इसको एक क्षारकी बोलते हैं, ठीक है, एक क्षारकी, 2 क्षारकी। और जैसे आप यहां पर देखिए H3PO4, ये क्या है, त्रिक्षारकी, क्या है, त्रिक्षारकी। तो यहां पर अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या के अनुसार कि वो एक क्षारकी है, 2 क्षारकी, उसकी क्षारकता क्या होती है, तो अम्ल की जो क्षारकता होती है वो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या पर डिपेंड करता है कि उसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं। अगर एक हाइड्रोजन है तो एक क्षारकी, 2 हाइड्रोजन है तो 2 क्षारकी, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 क्षारकी आपकी ब्लेंड होंगी, ठीक है। आपको ये इससे पता चला कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है, ठीक है। अगला है अम्लों के प्रकार, नोट करो। अगला है अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। देखिए आयन के अनुसार अम्ल को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अम्ल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, देखिए यहां आयन के अनुसार अम्लों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें दो वर्गों में, ठीक है। पहला प्रबल अम्ल, पहला है आपका प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड्स इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा है वीक एसिड, यानी दुर्बल अम्ल। ठीक है, यहां पर अम्ल को दो वर्गों में बांटा गया, अम्लों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है प्रबल अम्ल और एक है दुर्बल अम्ल। ठीक है बच्चों, तो बस ये मेरा वीडियो आज इतना ही। और अम्ल, प्रबल क्षार, इसके बारे में इसका एनालिसिस और आगे पढ़ाया जाएगा। आप बने रहें हमारे साथ और आपको दिखाया जाएगा अगले वीडियो में पूरी एक्टिविटीज की, अम्ल की, क्षार की, लवण की। आप बने रहें हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर ये मेरा वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।